हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज करवाने वाले हैं भाई बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम दोनों के लिए ही सेमेस्टर 1 हो चाहे आपका सेमेस्टर 2 हो, जिनके मिल वाले सब्जेक्ट हैं केवल उनके लिए ही चालू करी गई है माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करवा रहे हैं। अगर आपकी कंपलसरी वाली बुक्स है तो उसकी वीडियोस बाद में डाली जाएगी। ये प्लेलिस्ट जो बनने वाली है ये पूरी बनने वाली है बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 हो चाहे सेमेस्टर 2 हो, लेकिन उनके सब्जेक्ट मिल वाले हैं तभी उनके लिए काम आएगी ये वाली प्लेलिस्ट, वरना इसके लिए काम नहीं आएगी। अगर आपकी कंपलसरी वाली बुक्स है तो उनके लिए बाद में डाली जाएगी वीडियो। हाँ, अगर आप नोट परचेज करना चाहते हो चाहे वो हिंदी में चाहे वो इंग्लिश में, नोट्स तो बन ही रहे हैं, ज्यादा बन चुके, मतलब थोड़े बहुत बन चुके हैं, थोड़े बहुत रह रहे हैं अभी नोट्स। हाँ जी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, देखते हैं हम आपका नोट्स बन चुका है या फिर नहीं बन चुका, आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो और जो भी आप चार्जेस होंगे वो पे करके आप नोट्स अपने चलते खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो नोट्स को। तो चालू करते हैं भाई। आज का चैप्टर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको बोलते हैं मांग की लोच। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, किसी भी चीज की मांग को प्रभावित करते हैं। मतलब उन चीजों की वजह से या तो किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है या फिर किसी भी चीज की डिमांड घट जाती है। आज हमें ऐसे फैक्टर्स पढ़ने हैं कि जो बताएंगे हमें जो हमारी डिमांड बढ़ रही है या फिर जो हमारी डिमांड घट रही है वो कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है, बढ़िया। तो भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ना है आपको, जैसे पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड या तो बढ़ जाती है या फिर डिमांड घट जाती है। आज आपको पढ़ना है कि हमारी डिमांड कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी। बस आपको इस चैप्टर में यही सीखना है, सिंपल बात है। यानी आपको क्या सीखना है कि हाँ जी, सबसे पहले आपको सीखना है ईडी। क्या सीखना है? ईडी, जो कि चैप्टर का नाम भी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ईडी की फुल फॉर्म क्या बनती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको हर क्वेश्चन के अंदर निकालना पड़ेगा ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल भाई, ईडी के केवल मुश्किल से 2 फॉर्मूले हैं। ईडी के बस 2 ही फॉर्मूले हैं, जिसमें से पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है ये रहा, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। अब ये जो फॉर्मूला है ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस और ऊपर क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ये जो डेल्टा बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं चेंज। पहले ही वीडियो में समझा चुका हूं कई बार। हाँ जी, तो परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी को लेके आप इन्होंने डेफिनेशन बना दी। तो डेफिनेशन क्या बनती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की? इट शोज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से ड्यू टू चेंज इन प्राइस हमारी क्वांटिटी डिमांड में जितना भी चेंज आता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आसान है। तो ये क्या कह रहा है? प्राइस में चेंज होने की वजह से जितना भी डिमांड में चेंज आ रहा है उसी को क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ना हमारी डिमांड कई चीजों की वजह से या तो घट रही है या फिर बढ़ रही है। हमको क्या सीख रहा है इस चैप्टर में कि प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि परसेंटेज डेल्टा पी अपॉन में परसेंटेज डेल्टा क्यू। इतना सिंपल। हाँ जी, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। इस फॉर्मूले में आपको जरूरत पड़ेगी कई बार परसेंटेज डेल्टा क्यू निकालने की या फिर परसेंटेज डेल्टा पी निकालने की। तो उनके लिए फॉर्मूला दे रखा है ये वाला, परसेंटेज डेल्टा क्यू और परसेंटेज डेल्टा पी दोनों के फॉर्मूले दे रखे हैं आपको। परसेंटेज डेल्टा क्यू का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू गुणा में 100 है और परसेंटेज डेल्टा पी का फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन में पी गुणा में 100 मल्टीप्लाई में 100। सिंपल बात है। हाँ जी, इसके बाद आपको अगर जरूरत पड़ेगी डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू मैंने पहले ही बता चुका हूं। डेल्टा क्यू मतलब होता है क्वांटिटी में चेंज, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल 5 थी क्वांटिटी, अब हो गई 10, चेंज कितने का हुआ? 5 रुपए का हुआ। कैसे निकाला आपने ये चेंज? इसमें से घटा दो या फिर इसमें से घटा दो, बात एक ही पड़ेगी। तो वही मैंने कर रखा है Q1 माइनस में Q या फिर Q माइनस में Q1, बात एक ही पड़ेगी। बस ये रखना जो डेल्टा क्यू है वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अगर आपका कहीं पे माइनस में आ रहा है तो भाई उसका माइनस हटा देना। जैसे यहाँ पे 10 में से 5 घटाएंगे तब तो 5 आ गया, लेकिन 5 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। इस वजह से 5 आपको हटा के लिखना पड़ेगा यहाँ पे। आसान है। और मेक श्योर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप जरूर लगाओ। क्या लगाओ? जो ये जो फॉर्मूला है इसके आगे एक माइनस का निशान। क्यों? यहाँ पे जो माइनस आ रहा है उसको क्लियर करने के लिए, उसको हटाने के लिए ये माइनस का निशान लगेगा। खाली फॉर्मूले में, न्यूमेरिकल्स में नहीं यूज होगा। सिंपल है। हाँ जी, ये खाली फॉर्मूले हैं। इसके अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल बनाए तो न्यूमेरिकल की काफी बड़ी वीडियो जाएगी, तो फिर आप कमेंट करके बता देना अगर आपको न्यूमेरिकल की वीडियो भी चाहिए। मैं नीचे एक और श्योर करूंगा कि एक और वीडियो बना दी जाए जो केवल और केवल न्यूमेरिकल्स के लिए होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सिंपल बात है। हाँ भाई, आगे चलते हैं। ये खाली थ्योरी वाली वीडियो है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, हम श्योर करेंगे कि एक वीडियो और डाल दे खाली न्यूमेरिकल्स के लिए। चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है ईडी। ईडी जो है 5 तरह के होते हैं।
जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपका ईडी जो आएगा वो कितने तरह का आएगा, 5 तरह के आंसर आएंगे। एक चीज भूल गया क्या मैं, मेरे को लग रहा है शायद एक चीज भूल गया। क्या भूल गया, मैंने बताया था ईडी के यहाँ पे 2 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला तो बता दिया भैया, दूसरा फॉर्मूला कहाँ गया, दूसरा फॉर्मूला कहाँ गया, दूसरा फॉर्मूला बनाना सिखा देते हैं आपको एक बार। दूसरा फॉर्मूला देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। हाँ जी, ईडी का मैंने आपको सिखाया पहला फॉर्मूला क्या है, वो परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा प्राइस, यानी कि ये शो करता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया। सिंपल, अगर मैं चाहूं इसको लिखना परसेंटेज डेल्टा क्यू को क्या लिखूंगा, परसेंटेज डेल्टा मतलब इसको लिखता हूं मैं क्या, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू गुणा में 100, और ऐसे ही परसेंटेज डेल्टा पी को क्या लिखूंगा, डेल्टा पी अपॉन में पी गुणा में 100। इस 100 से ये 100 कट गया, हाँ जी कट गया, तो क्या क्या बच गया, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, और इधर बच गया डेल्टा पी अपॉन में पी। सिंपल बात है। अगर आपने 10वीं तक हल्की सी मैथ पढ़ी हो, 10वीं तक ही पढ़ी हो, ज्यादा की जरूरत नहीं है उसमें, हाँ जी, तो आपको पता होगा इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड की जगह, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये क्या बन गया, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू लिखा हुआ है, बस मैंने इसको उल्टा कर दिया, यानी कि पी ऊपर आ गया और डेल्टा पी नीचे आ गया, तो अब ये डिवाइड की जगह कहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वैल्यू लिख के दे देना है कोई भी, फॉर एग्जाम्पल की 4/2 अपॉन में 6/2 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए आप जो ऐसे सॉल्व करोगे या फिर ऐसे सॉल्व करोगे, आपका आंसर सेम आने वाला है। फिलहाल चालू करते हैं। बस इन्होंने क्या किया देखो, इसको यहां पे लिख दिया और इसको यहां पे लिख दिया, यही कर रखा है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। ये फॉर्मूला बन गया आपका नया ईडी का फॉर्मूला, ईडी का फॉर्मूला। तो मैंने जो ईडी के 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो वो वाला है, एक ये वाला है। कौन सा वाला, ईडी का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। बस आगे माइनस लगाना मत भूलना, आसान है। एक तो है परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, दूसरा है ई डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी गुणा में पी अपॉन में क्यू। सिंपल भाई, हाँ जी, ये 2 फॉर्मूले हैं जो कि आपको यूज होंगे आप जब भी न्यूमेरिकल्स करना चालू करोगे। आसान है, हाँ जी, चालू करते हैं। फिलहाल जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, आपका आंसर पहले ही मैं बता देता हूं क्या आएगा। पहले ही आंसर देखिए ध्यान से कैसे, ईडी के जो आंसर है ना वो केवल 5 तरह के आ सकते हैं। या तो ईडी होगा 1, या तो ईडी होगा 1 से कम, एक तो या तो 1 हो सकता है ईडी, या तो हो सकता है 1 से कम, या फिर हो सकता है 1 से ज्यादा हो। ईडी के पास 5 ही आंसर आएंगे। ईडी या तो होगा 1, या तो 1 से कम हो सकता है, या फिर 1 से ज्यादा हो सकता है, या फिर 1 से इतना ज्यादा हो सकता है कि वो क्या हो गया, इन्फिनिटी, और या फिर 1 से इतना कम हो सकता है कि वो क्या हो गया, 0। इसके अलावा ईडी का कोई भी आंसर नहीं आएगा, यानी कि नेगेटिव वाले तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे ईडी में आंसर। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव मारा है तो मतलब कहीं पे आपने गलती कर रखी है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ईडी के आंसर केवल 5 ही आएंगे, 1, या फिर ईडी 1 से कम हो, या तो ईडी 1 से ज्यादा हो। अगर ईडी बहुत ज्यादा हो गया तो वो इन्फिनिटी भी हो सकता है, और अगर बहुत कम हो गया तो वो 0 भी हो सकता है। 0 से कम नहीं हो सकता ईडी। आसान, बढ़िया भाई। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपका आंसर हुआ ईडी का 1, अगर आपका आंसर आ रहा है मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने पे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे अगर आपका ईडी का आंसर आ रहा है 1, तो उसको आप बोलोगे यूनिटरी इलास्टिक, जिसको बोलते हैं इकाई लोचदार। आसान है, यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि यूनिटरी मतलब इलास्टिक मतलब क्या होता है, इलास्टिक मतलब होता है जिसमें चेंज ना हो, मतलब चेंज होता है। इलास्टिक मतलब जिसमें चेंज होता है, जो अपनी शेप को चेंज करता रहता है, हाँ जी, उसको बोलते हैं इलास्टिक यानी कि लोचदार। और यूनिटरी मतलब, यूनिट मतलब होता है एक, कभी आपने पढ़ी हो तो यूनिट मतलब क्या होता है, एक। सिंपल बात है, इसलिए बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। सिंपल था। ऐसा कब होता है, जब आपका ईडी का आंसर क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो। जी, इसका डायग्राम कैसा बनता है, इसका डायग्राम ऐसा बनता है। क्यों बनता है ऐसा डायग्राम, यहाँ पे ना जितना ही प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही किस में चेंज होता है, क्वांटिटी में। जितना क्वांटिटी चेंज हो रही है उतनी ही क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, प्राइस। जब भी डेल्टा पी बराबर होगा डेल्टा क्यू के, इसको बोलेंगे ईडी क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। आसान है, क्योंकि ईडी का फॉर्मूला आपको यह पता है, अभी मैंने बताया, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। और जब दोनों बराबर होंगे तो आपस में कट जाएंगे, जैसे 5-5 है दोनों, तो 5 में से 5 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें बराबर होती हैं। प्राइस में जितना चेंज होता है उतना ही क्वांटिटी में चेंज होता है, इसलिए इसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। आसान है, आगे चलते हैं। ईडी हो सकता है 1 से कम हो। अगर ईडी 1 से कम हुआ मतलब ईडी की वैल्यू कम है, ईडी की वैल्यू कम है, मैंने बताया ईडी अगर कम होता है यानी कि चेंज उसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और चेंज कम हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बेलोचदार, इन इलास्टिक। अगर चेंज हो रहा होता है तो क्या बोलते हैं, इलास्टिक, जिसमें चेंज होता है, ठीक है। और अगर चेंज कम हो रहा है तो उसे बोलते हैं इन इलास्टिक, जिसमें चेंज क्या होता है, कम होता है। आसान है। फॉर एग्जांपल आप देख लो ना, कच्छों के मम्मी इलास्टिक चेक करती रहती है खींच खींच के, क्योंकि उसकी शेप में चेंज होता है, तो वो हो गया लोचदार, क्योंकि वो चेंज कर रहा है अपने आप को। और जो चेंज नहीं कर रहा वो क्या होता है, इन इलास्टिक, बेलोचदार।
सिंपल भाई। आगे चलते हैं। तो अगर आपकी वैल्यू ईडी की 1 से कम है तो उसको बोलेंगे इन इलास्टिक, और उसका डायग्राम बनेगा ऐसे, ऐसा। क्यों? क्योंकि यहां पे प्राइस में क्या हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है, और क्वांटिटी में चेंज क्या हो रहा है, कम। देखिए अगर डेल्टा क्यू में ज्यादा चेंज होगा और डेल्टा पी में चेंज क्या होगा, कम होगा। यानी कि प्राइस में चेंज ज्यादा हो रहा है और क्वांटिटी में चेंज क्या हो रहा है, कम। यानी कि प्राइस में होने वाला जो चेंज है वो ज्यादा है, और प्राइस में चेंज होने मतलब जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऊपर फॉर्मूला क्या होता है ईडी का, ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। अब सोचिए किस में वैल्यू ज्यादा है, किस में चेंज ज्यादा हो रहा है, प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है। यानी कि इस डायग्राम में देख लो, यहाँ पे क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है और प्राइस में क्या हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है। मैं मान लेता हूँ क्वांटिटी में 1 चेंज हो रहा है और प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, 2। तो जब भी आप नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो आंसर कट के क्या आएगा, 0.5, 1 से कम आएगा। अगर नीचे वाली वैल्यू कम हो गई ऊपर वाली वैल्यू से तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर ईडी 1 से ज्यादा हुआ तो उसको बोलते हैं इलास्टिक, क्योंकि उसमें चेंज क्या हो रहे हैं, उसमें चेंज ज्यादा हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, चेंज ज्यादा हो रहा है, मतलब देखो डिमांड में क्वांटिटी में चेंज क्या हो रहा है, ज्यादा, और यहाँ पे क्वांटिटी में प्राइस में चेंज क्या हो रहा है, कम। ईडी अगर 1 होगा तो क्वांटिटी में जितना चेंज हो रहा है उतना ही प्राइस में चेंज। ईडी अगर 1 से कम है तो क्वांटिटी में भी कम चेंज होगा। ईडी अगर 1 से ज्यादा है तो क्वांटिटी में भी ज्यादा चेंज होगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेंज अपने आप को ज्यादा करेगा ये चीज है। हाँ जी, तो क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो रहा है, और आप कैसे पहचान सकते हो कि ये ज्यादा चेंज हो रहा है, जैसे कि आपको पता है ईडी का फॉर्मूला परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी होता है। हाँ जी, ऊपर वाले में ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि ईडी क्या है, 1 से ज्यादा है, तो ऊपर 2 लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, काट के कितना आ गया आपका आंसर, 2 आ गया। यानी कि ईडी क्या आया आपका, 1 से ज्यादा आया। तो 1 से ज्यादा कब हो सकता है ईडी, जब क्वांटिटी में चेंज ज्यादा हो, प्राइस में चेंज क्या हो, कम। और ईडी कम कब होगा, जब क्वांटिटी में चेंज कम होता है। सिंपल बात है, आसान है ना। आगे चलते हैं। इसी तरीके से अगर ईडी आपका 0 है, ईडी 0 है मतलब क्वांटिटी में चेंज क्या होगा, क्वांटिटी में चेंज भी 0 होगा, यानी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, क्वांटिटी वहीं पे रहेगी फिक्स। क्या प्राइस में चेंज हो रहा होगा, हाँ जी बिल्कुल, प्राइस में ज्यादा चेंज होगा, मगर क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। जैसे आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम प्राइस चाहे आप इतना रख लो तब भी लोग उतनी ही डिमांड कर रहे हैं, चाहे प्राइस को आप बढ़ा दो तब भी लोग उतनी ही डिमांड कर रहे हैं, चाहे प्राइस को आप घटा दो तब भी लोग उतनी ही डिमांड कर रहे हैं। यानी कि क्वांटिटी वहीं की वहीं है, ना क्वांटिटी बढ़ रही है ना क्वांटिटी घट रही है। इसे बोलते हैं ईडी क्या होगा, 0। इसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार, जिसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। आसान है। हाँ जी, आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट आता है ईडी क्या होगा आपका, इन्फिनिटी। अगर आपका ईडी इन्फिनिटी है मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, जैसे कि डायग्राम में देख लिया, प्राइस वहीं पे, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, बस डिमांड कभी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्यू से Q1 चली जाती है, और कभी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है, क्यू से Q2 चली जाती है। आसान है, यानी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, मगर क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। यानी कि डेल्टा पी में चेंज नहीं है मगर डेल्टा क्यू में बहुत ज्यादा चेंज है। समझ में आया? तभी ईडी क्या होगा आपका, इन्फिनिटी होता है। बस मेन टॉपिक आपको ये याद रखना है, ईडी 1 होता है तो यूनिटरी इलास्टिक, अगर ईडी 1 से ज्यादा है तो इलास्टिक लोचदार, यानी क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होगा, और अगर ईडी 1 से कम है तो बेलोचदार इन इलास्टिक, क्वांटिटी में चेंज कम होगा। बस इतना से याद रखना है। क्या रखना है, अगर 1 से ज्यादा है ईडी तो इलास्टिक, क्योंकि चेंज ज्यादा हो रहा है क्वांटिटी में, और अगर ईडी 1 से कम है तो इन इलास्टिक, क्योंकि चेंज कम हो रहा है किसमें, क्वांटिटी में। बस इतना सा याद रखना है, आपके आने वाले अगले फ्यूचर वाले टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे। आसान है। हाँ जी, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो भाई चालू करते हैं। अगला पॉइंट आता है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे फैक्टर जो डिमांड की इलास्टिसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। पहले हमने ऐसे फैक्टर पढ़े थे पिछली वीडियो में जो हमारी डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से डिमांड या तो बढ़ रही है या फिर डिमांड हमारी घट रही है। लेकिन ये ऐसे फैक्टर है भैया जी जिसकी वजह से डिमांड नहीं, मतलब क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, यानी या तो क्वांटिटी बढ़ जा रही है या फिर क्वांटिटी घट जा रही है, यानी हम ज्यादा खरीद रहे हैं या फिर कम खरीद रहे हैं। ऐसे फैक्टर जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे पहले मैं समझा चुका हूं, अगर आपका ईडी 1 से ज्यादा हुआ तो उसको बोलेंगे इलास्टिक, यानी कि वहां पे क्वांटिटी में चेंज ज्यादा हो रहा होगा। अगर आपका ईडी 1 से कम है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक, सॉरी इन इलास्टिक, बेलोचदार। ठीक है, जहां पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, कम होता है। सिंपल भाई। हाँ जी, अगर आपका ईडी 1 से ज्यादा है तो उसे बोलते हैं इलास्टिक, अगर आपका ईडी 1 से कम है तो उसे बोलते हैं इन इलास्टिक, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्राइस के कंपैरिजन में, प्राइस में चेंज होने की वजह से। चालू करते हैं फिलहाल अगला टॉपिक।
हाँ जी, टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से इलास्टिसिटी चेंज हो रही है, इलास्टिसिटी में चेंज हो रहा है, यानी कि किसी चीज की क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो रहा है या फिर क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है। तो देखते हैं पॉइंट्स की वजह से। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स की उपलब्धता। अगर आपके आसपास सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल फ्रूटी और माजा देख लो, अगर कोई मार्केट है किसी चीज की फ्रूटी की, लोग ज्यादातर वहां पे फ्रूटी पीते हैं, लेकिन आसपास में माजा बिकने वाले बेचने वाले भी लोग खड़े हुए हैं, यानी कि अगर आप चाहो तो माजा भी पी सकते हो, आप चाहो तो फ्रूटी भी ले सकते हो, आप चाहो तो स्लाइस भी ले सकते हो, यानी कि आप जो बेच रहे हो उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उसके जैसे और भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। समझ में? हाँ जी। तो अगर आपने फ्रूटी के प्राइस में हल्का सा भी चेंज कर दिया, यानी कि अगर आपने 10 रुपए से फ्रूटी को 12 रुपए कर दिया ना, तो आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। कोई आपकी चीजें खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि 10 रुपए में फ्रूटी और फ्रूटी की जगह लोग माजा और स्लाइस पी लेंगे, क्योंकि माजा और स्लाइस भी 10 रुपए में मिल रही है। आपने हल्का सा भी चेंज कर दिया तो बहुत सारे कस्टमर आपसे हटके कहां पे चले जाएंगे? माजा और स्लाइस पे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि आपके यहाँ पे जो गुड्स है ना वो अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है आपके उसको हटाने के लिए। अगर सोचिए वहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स ना होते, यानी कि फ्रूटी और मतलब स्लाइस और माजा नहीं होती, तो फ्रूटी आप जितने प्राइस बढ़ा लो, लोगों को खरीदना है तो वही खरीदेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं उनके पास। सिंपल भाई। हाँ जी। तो अगर गुड्स अवेलेबल है सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो क्वांटिटी में चेंज क्या हो जाएगा? थोड़ी सी गलती हो गई भाई। अगर आपके आसपास गुड्स अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, तो अगर आपने प्राइस में हल्का सा चेंज कर दिया, अगर आपने प्राइस में हल्का सा भी चेंज कर दिया, तो डिमांड में क्या हो जाएगा? ज्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। लोग कहीं और पे चले जाएंगे, किसी और जगह पे चले जाएंगे। अगर आपने 10 रुपए से 11 रुपए कर दिया, लोग किसी और चीजों को पी लेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। और अगर क्वांटिटी में चेंज ज्यादा हो रहा है, तो मैंने क्या बताया, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा कब होता है? जब वो चीज क्या होती है? ईडी 1 से ज्यादा होता है, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक। इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक। आसान है। आगे चलते हैं भाई। फिलहाल इसी हिसाब से, अगर गुड्स अवेलेबल नहीं है, आसपास आपकी जैसी चीजें बेचने वाला कोई इंसान नहीं है, तो लोगों को चाहे आप प्राइस ज्यादा रखो चाहे प्राइस कम रखो, लोगों को आपकी ही चीज खरीदनी पड़ेगी, यानी कि आपकी चीजों की डिमांड क्या रहेगी? वैसी ही रहेगी। क्या उसमें चेंज होगा जल्दी से? नहीं होगा। जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी, बेशक से आपने चीजों की प्राइस बढ़ा दी है, यानी कि डिमांड में चेंज नहीं हो रहा उतनी जल्दी से। और डिमांड में जब चेंज नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? ईडी क्या होगा? 1 से कम, यानी कि उसे क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। आसान है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी। जब आप एक्सप्लेन करोगे तो ये पूरा एक्सप्लेन करके आना है आपको, हर एक पॉइंट के हिसाब से। आगे चलते हैं। फिलहाल नेचर ऑफ द गुड्स, गुड्स के नेचर कैसा है? अगर गुड्स के नेचर है नेसेसरी गुड्स, ऐसी कुछ वस्तु आप बनाते हो जो कि नेसेसरी है लोगों को खरीदने के लिए, कस्टमर के लिए कोई चीज अगर नेसेसरी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई पेशेंट है उसके लिए दवाइयां नेसेसरी है। अब सोचिए अगर कोई चीज उसने महंगी कर दी, किसी दुकानदार ने दवाइयां महंगी कर दी, जैसे कोई कैंसर का बीमारी है, मतलब किसी को कैंसर की बीमारी है और डॉक्टर ने बोला कि उसे दिन में ना 3 बार मतलब दवाइयां खानी है, और दवाइयां महंगी हो चुकी हैं, क्या वो दिन में 5 मतलब कि 1 बार खाना चालू कर देगा? नहीं भाई, क्योंकि कैंसर की बीमारी को ठीक करना है, उसे मरना नहीं है वहां पे, तो वो 3 बार ही खाएगा, चाहे दवाइयां कितनी महंगी हो जाए। अब सोचो दवाई वाले ने दवाई सस्ती कर दी, तो क्या दिन में 5 बार खाना चालू कर देगा? ना भाई, दवाइयां है वो उतनी बार खाई जाएगी जितनी बार डॉक्टर ने कही है, यानी 3 बार बोलिए तो 3 बार खाएंगे। सिंपल बात है भाई। हाँ जी। तो इसी वजह से अगर कोई चीज नेसेसरी होती है, नेसेसरी होने की वजह से उसकी डिमांड लिमिटेड हो जाती है, उसकी डिमांड फिक्स हो जाती है, जल्दी से उसकी डिमांड में चेंज नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे डिमांड में चेंज नहीं हो रहा, यानी कि ईडी आपका क्या बनेगा? 1 से कम। इसको क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। इसकी मांग की कीमत रोज क्या बनेगी? बेलोचदार। लेकिन अगर डिमांड में जैसे लग्जरियस गुड्स है, जैसे कि एप्पल, आईफोन, प्राइस में अगर हल्का सा भी चेंज हो सकता है ना, इतने सारे लोग टूट पड़ते हैं कि भाई एप्पल सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया, फ्लिपकार्ट की सेल ले लो, इसमें ले लो। हाँ भाई, तो प्राइस में अगर हल्का सा भी चेंज होता है तो इसकी डिमांड में क्या होता है? ज्यादा चेंज होता है, यानी कि ईडी क्या होता है इसका? 1 से ज्यादा। इसको बोलते हैं इलास्टिक, लोचदार, यानी कि इसकी डिमांड में ज्यादा चेंज होगा। ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज पड़ता है, उसकी डिमांड या तो बढ़ जाएगी या फिर डिमांड घट जाएगी। आसान है। उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड्स इन कंज्यूमर बजट, कंज्यूमर बजट में उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। अगर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कई लोग होते हैं जिनको जूतों से बड़ा प्यार होता है, वो हर महीने में एक ना एक जूता खरीदते हैं, सिंपल बात है। हाँ जी। तो उनका फिक्स है, आपको हर महीने लेना है कोई ना कोई नया जूता। तो अगर प्राइस जूतों के बढ़ गए तो आप लेना बंद कर दोगे? भाई उसके लिए इंपॉर्टेंस है उस चीजों की, वो बजट में बाकी चीजों से पहले उसको प्रेफर करेगा। जैसे खाने पीने की चीज लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्या उसकी डिमांड कम हो जाएगी अगर वो महंगा हो गया? खाने पीने की चीजें नहीं होगी। तो इस वजह से अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस है तो उसकी डिमांड में चेंज नहीं होता, यानी कि ईडी क्या रहता है? 1 से कम, यानी कि इन इलास्टिक, बेलोचदार। अगर ईडी मतलब उसकी प्रेफरेंस नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज की हमारे चलते बजट के अंदर, तो वो आराम से चेंज कर सकता है उसकी डिमांड को, यानी कि डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, चेंज ज्यादा होगा डिमांड में। आसान है। हाँ जी। तो इसी वजह से ईडी क्या हो जाएगा? 1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि चेंज ज्यादा हो रहा है, इसलिए बोलेंगे इसे इलास्टिक।
कि इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है भाई, इसे बोलेंगे मतलब लोचदार, कि इसमें चेंज ज्यादा होता है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं भाई। अगला आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब कि कौन चीज उस चीज को अफोर्ड, मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मतलब वो अफोर्डेबल है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अफोर्डेबल है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ये पेन अफोर्ड कर सकता हूं तो ये मेरे लिए अफोर्डेबल बन गया, लेकिन अगर कुछ चीज ऐसी होती है जो 300 रुपए का 900 रुपए का पेन दे रहे हैं, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो मेरे लिए अनअफोर्डेबल है। आसान है। अगर कोई चीज आपके लिए अफोर्डेबल है, ठीक है, और उसके प्राइस हल्का सा बढ़ जाते हैं, तो भाई अगर कोई चीज आपके लिए अफोर्डेबल है, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप खरीदना बंद कर देते हो, क्योंकि वो हमारे अफोर्ड से बाहर चली जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे ईडी में क्या होता है, उनमें कम चेंज होता है, इसलिए बोलते हैं इसे इलास्टिक। यहाँ पे डिमांड में चेंज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्योंकि हम देखो ये चीजें अफोर्डेबल है ना, अगर हल्का मतलब अफोर्डेबल चीजें, जैसे कि ये पेन है 10 रुपए का, 10 रुपए से 12 हो गया, 12 से 14 हो गया, ज्यादा चेंज हुआ नहीं, तो इस वजह से हम अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कि उतना ही अफोर्ड करेंगे जितना हमें लेना था, फालतू नहीं लेंगे उस टाइम पे। सिंपल बात है, यानी कि डिमांड में चेंज नहीं हो रहा, डिमांड में चेंज कम हो रहा है, डिमांड में चेंज कम होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक। अगर इसके अलावा ऐसी चीजें जो अफोर्डेबल नहीं है, जैसे कि एप्पल आईफोन, हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, हम गरीब इंसान है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से वो महंगा है। समझ में आया? हाँ जी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर उसका प्राइस हल्का सा भी चेंज होता है ना, लोग टूट मरते हैं उसके ऊपर, भाई वो चीज हमें चाहिए, क्योंकि वापस प्राइस का नहीं कम मिलेगा। इस वजह से इसकी डिमांड में चेंज क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसकी डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा है, यानी ईडी एक से ज्यादा हुआ, इसको बोलेंगे इलास्टिक। आसान है। आगे चलते हैं। टाइम पीरियड। बात आती है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड कैसे इफेक्ट करता है किसी चीज की डिमांड को, इलास्टिक बनाता है या फिर इनइलास्टिक बनाता है, वो आपको देखना है। तो टाइम पीरियड की वजह से पहला, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो इनका टाइम पीरियड छोटा है, शॉर्ट टाइम पीरियड है। क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड। जैसे कि टमाटर ले लो, टमाटर आपका 1 दिन 2 दिन में 3 दिन में ऐसे खराब हो जाता है, फ्रिज में रखोगे तो 4-5 दिन चलेगा बस। आसान है। इसके बाद टमाटर क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इनका टाइम पीरियड क्या होता है, छोटा होता है, टाइम पीरियड छोटा होता है। तो इससे कैसे डिपेंड मतलब क्या अफेक्ट करती है हमारी डिमांड। एक दिन पता है क्या हुआ, मैं बाजार में गया। कहां पे गया, बाजार में गया। अब बाजार में गया ना जब मैं, तब मैं दिख रहा, रास्ते में मम्मी के साथ गया था, तो रास्ते में देखा टमाटर वाला ना टमाटर बेच रहा है, टमाटर वाला टमाटर बेच रहा है। अब भाई टमाटर वाला बेच रहा है, बाकी सब बेच रहे हैं मान लो 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। एक टमाटर वाला दिख गया मेरे को जो कि 20 रुपए किलो बेच रहा है। कितने रुपए किलो, 20 रुपए किलो। अब क्वालिटी एक नंबर की थी, जकास थी एक नंबर, बढ़िया टमाटर था, घटिया नहीं थे, मगर वो बेच रहा है 20 रुपए किलो। मैंने सोचा 20 रुपए किलो बेच रहा है। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी 20 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, ये 50-60 किलो खरीद लो, इसी से आप आराम से बेच सकते हो, 40 रुपए किलो या फिर खा सकते हो। मम्मी ने खिंचा हुआ थप्पड़ मारा, कह लगे फद्दू हो गया इंसान। अबे टमाटर इतने खरीद लिए, 10-20 किलो खरीद लिए, तो फिर 1-2 दिन में खराब हो जाएंगे ये टमाटर, तो उसका यूज ही नहीं हो पाएगा। आसान है। यानी ऐसी चीजें जिनका टाइम पीरियड छोटा होता है, उसके प्राइस अगर आप घटा भी दो ज्यादा, क्या उसकी डिमांड में चेंज हो रहा है, नहीं। इंसान को खरीदना है वही 1-2 किलो खरीदेगा अपने खाने पीने के लिए। हाँ जी, तो इस वजह से इसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होता, इसकी डिमांड में चेंज कम होता है। इस वजह से ईडी क्या बनेगा, इसका 1 से कम बनेगा। इसको बोलेंगे इन इलास्टिक, इसे बोलेंगे इन इलास्टिक, बेलोचदार। आसान है। हाँ जी, अगर यहीं पे किसी चीज का टाइम पीरियड क्या होता, लंबा होता। फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में फिर दोबारा गया मम्मी के साथ गया, तो फिर भाई एक आलू वाला मिल गया। आलू मिल रही है 60-70 रुपए किलो बाकी जगह पे, लेकिन एक आलू वाला दे रहा है 20 रुपए किलो। मैंने सोचा, पिछली बार मम्मी ने थप्पड़ मारा था जब मैंने उनको बोला था मम्मी 10-20 किलो ले लो, मैंने बोला ही नहीं इस बार मम्मी को। समझ में आया? मम्मी को पता चल गया कि वहां पे 20 रुपए किलो आलू मिल रही थी। मम्मी ने फिर दोबारा खिंचा के थप्पड़ मारा। मैंने बोला क्यों मारा? वो क्या आलू क्यों नहीं बताई, 20 रुपए किलो मिल रही थी, अच्छा भला ले लेती, मैं 60 रुपए किलो लेनी पड़ी। मैंने बोला पिछली बार तो आपने मारा था। उन्होंने फिर थप्पड़ मारा। कहने लगे भाई वो टमाटर थे जल्दी खराब हो जाते हैं, आलू थोड़ी ना जल्दी खराब हो जाती हैं, तो आप आराम से 10 किलो 20 किलो भर के रख सकते हो, क्योंकि वो जल्दी से खराब नहीं होने वाली है, सस्ते मिल रही है, भर के रख लो, क्योंकि फ्यूचर में लंबे समय तक काम करेंगी वो। तो अगर कोई चीज जिसका टाइम पीरियड लंबा है, लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं। अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो लोग उसे ज्यादा खरीदना चालू कर देते हैं, यानी कि उसकी डिमांड में चेंज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी कि ईडी क्या होगा, 1 से ज्यादा। इसको बोले क्या, इलास्टिक। ये क्या है, लोचदार, इलास्टिक। आसान है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस किस तरीके से हम प्रयोग कर रहे हैं, कितने प्रयोग कर सकते हैं। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल नाम सुना है कभी, मिल्क, दूध का। दूध ऐसी चीज है जिसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हो, दही, पनीर, खीर, रसगुल्ले वसगुल्ले कुछ भी बना सकते हो। अगर इसके प्राइस में हल्का सा भी चेंज होता है ना, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोग पता है कि ना इस दूध से मैं ये भी बनाता हूँ, ये भी बनाता हूँ, ये भी बनाता हूँ, इसको महंगे दाम पे बेच भी सकता हूँ, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो इससे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। इस वजह से जैसे ही दूध के प्राइस सस्ते होते हैं, इसकी डिमांड में ज्यादा चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगी, ये इलास्टिक। आसान है। और अगर जैसे ज्यादा यूज नहीं है जिसके, जैसे कि प्लास्टिक की चेयर, जैसे कि चेयर, उसका केवल एक ही यूज है, उस पर बैठ सकते हैं बस, या फिर कोई सामान रख लो, बस ये यूज है, इसके अलावा कोई यूज नहीं हो पाता उस चेयर का। तो उसके प्राइस, फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्रिज या फिर क्या एसी ले लो, एसी का कितना यूज है, खाली वो हवा देता है ठंडियों में,
उसके अलावा कोई यूज नहीं है। तो इसके प्राइस में अगर ज्यादा चेंज भी हो जाता है ना, मेजर चेंज भी हो जाता है, जैसे कि 30,000 का एसी था 5,000, मतलब कि मान लो 30,000 का एसी आपको मिल रहा है 25,000 में, 5,000 रुपए का चेंज हो गया। हाँ सर, 5,000 रुपए का चेंज हो गया, तब भी इसकी डिमांड में जो लोग ज्यादातर चेंज नहीं करते, डिमांड में जल्दी से चेंज नहीं होता, डिमांड उसकी मतलब ज्यादा चेंज नहीं होता उसके अंदर, वो क्या रहता है इन इलास्टिक, क्योंकि लोग सोचेंगे 5,000 रुपए तो कम हुआ है, लेना तो फिर भी 25,000 का तो खर्चा पड़ेगा ही अपना, तो इस वजह से लोग जल्दी से उसकी डिमांड में चेंज नहीं करते। आसान है। ये थे भाई फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड या तो बढ़ा देते हैं या फिर डिमांड को घटा देते हैं। आसान है। हाँ भाई, एक अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने के लिए। तो भाई आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो भाई यहां पे अगला टॉपिक आता है मेथड ऑफ मेजरमेंट। क्या मेजरमेंट करने की मेथड है, ये नापने की मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नापने के यहाँ पे तीन मेथड है। पहला है द आउटले मेथड, दूसरा है द ग्राफिकल मेथड जिसको पॉइंट इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है आर्क इलास्टिसिटी। इसमें से ये वाला मेथड मेरे हिसाब से पेपर में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना ये वाले रखते हैं और ये वाले रखते हैं। भाई आ गया तो मेरी गारंटी नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर में मैंने देखा नहीं जल्दी से उसको आते हुए, मैंने ये वाला पॉइंट देखा और ये वाला पॉइंट देखा। सिंपल भाई। हाँ जी, चालू करते हैं। अब पेपर में किसी भी तरीके से बोल सकता है कि आपको इलास्टिसिटी निकालनी है किसी भी न्यूमेरिकल्स की, और वो बोलेगा कि बताओ इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक है। ठीक है भाई, तो कैसे पहचानेंगे कौन सी चीज इलास्टिक है या फिर कौन सी चीज इन इलास्टिक है। तो जैसे कि पहला मेथड है, पहला मेथड कहता है द टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड के अंदर देखो बाकी चीजों में प्राइस और आउट क्वांटिटी दे रखी होती है, आपको प्राइस और क्वांटिटी दे देता है, फिर आप निकालते हो इलास्टिसिटी। सिंपल बात है। हाँ जी, लेकिन इस बार आपको नई चीज निकालनी पड़ेगी जिसका नाम है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, अब ये टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, इसी को बोलते हैं टोटल आउटले। टोटल एक्सपेंडिचर को ही बोलते हैं टोटल आउटले। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, कुल व्यय बोलते हैं जिसे, कुल व्यय बोलते हैं जिसे। तो एक कुल व्यय कैसे निकलेगा, टोटल खर्चा कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल मान लो पिज्जा 100 रुपए का, एक पिज्जा कितने का है 100 रुपए का, और आपने 10 पिज्जा मंगाए, तो आपने कितने का खर्चा किया, कितने का खर्चा किया 1000 रुपए का। कैसे निकाला आपने, जमा घटा गुणा भाग क्या किया आपने, मल्टीप्लाई करके, यानी कि आपने प्राइस को क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया कैसा, कितना 1000 रुपए। तो अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, खर्चा निकालना है, तो कैसे करोगे, कैसे निकालोगे, प्राइस गुणा में क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एक्सपेंडिचर आ सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख भी दिया है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। और अगर आप चाहते हो प्राइस निकालना तो टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर देना क्वांटिटी से, और अगर आप चाहते हो क्वांटिटी निकालना तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड करने देना प्राइस से। क्वांटिटी निकालना है तो टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर देना प्राइस से। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ भाई, अब यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसे पता चलेगी, कौन सी चीज इलास्टिक है कौन सी चीज इन इलास्टिक है। बस एक तरीका है इलास्टिसिटी निकालने का इस क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपको दिख रहा है, देखिए प्राइस बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर भी, टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं मैं, टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है। दोबारा सुनिए, प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, या फिर प्राइस घट रहा हो और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो, तो दोनों सेम सेम है, उल्टे उल्टे हैं, उल्टे उल्टे हैं, क्योंकि ये चीज बढ़ रही है ये घट रही है, ये चीज अगर घट रही है तो ये बढ़ने लग गई। हाँ जी, अगर ये उल्टे उल्टे हैं तो यहां पे जो आपका ईडी हो जाएगा वो हो जाएगा इलास्टिक, एक से ज्यादा। सिंपल भाई। हाँ जी, अब देखिए दोबारा दूसरा केस, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं या फिर प्राइस घट रहे हैं मगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही है, फिक्स ही है, तो यहां पे ईडी हो जाएगा 1। ईडी क्या हो जाएगा 1, यूनिटरी इलास्टिक जिसे बोलते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट चीज, लास्ट टॉपिक। हाँ जी, यहां पे बता देता हूं, अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, या फिर प्राइस घट रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया, आसान है, तो यहां पे जो आपका ईडी है वो हो जाएगा 1 से कम, इन इलास्टिक। सिंपल, बस आपको ये पहचानना है। अगर दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है तो वो हो जाएगा इन इलास्टिक, अगर दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो वो बोल जाता है भाई इलास्टिक। और अगर कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर फिक्स ही है, कांस्टेंट ही है, उसमें चेंज नहीं हो रहा, तो वो बन जाएगा यूनिटरी इलास्टिक। अब जैसे कि इसमें देखिए, यहाँ पे प्राइस 9 से कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि प्राइस क्या हो चुका है, प्राइस कम हो चुका है, और प्राइस कम हो गया लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर 117 था और वो 120 हो गया, यानी टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टे हैं एक दूसरे के, वो घट रहा है और ये चीज बढ़ रही है, तो क्या बन जाएगा ये ईडी 1 से ज्यादा, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी 1 से ज्यादा, इलास्टिसिटी इलास्टिक बन जाएगी। आसान है, लोचदार। आगे चलते हैं, देखिए प्राइस फिर दोबारा कम हो गया लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज हुआ नहीं, वो उतना ही है, 120 ही है, तो इलास्टिसिटी क्या बन गई 1, बराबर, कांस्टेंट, यूनिटरी इलास्टिक, इकाई लोचदार।
उसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर में। अब देखिए आगे, प्राइस कम हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, यानी दोनों सेम सेम है, एक साथ है। और जब सेम सेम होते हैं तो मैंने बताया भाई ईडी क्या हो जाएगा, एक से कम। सिंपल बात है। तो इस तरीके से आपको निकालना है टोटल आउटले मेथड के अंदर, आपको इलास्टिसिटी निकालनी है। आसान है। आगे चलते हैं फिलहाल अगले टॉपिक पे। अगला आता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको एक ग्राफ दे देगा और बोलेगा इस ग्राफ की हेल्प से आपको निकालना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी तो मैं चालू करता हूं, ग्राफ की हेल्प से इलास्टिसिटी निकालते हैं। जैसे मान लो ये रहा ग्राफ, आसान है। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे इसके हिसाब से, जैसे कि मैं बोलूंगा इसको 1 2 3 और इसको बोलूंगा 1 2 3। हाँ जी, तो ग्राफ पे कोई पॉइंट दे देगा आपको, इन जैसे इन पॉइंटों की तरह कोई सा भी एक पॉइंट दे देगा और बोलेगा आपको इलास्टिसिटी निकालनी है। आसान है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ईडी निकालने का, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। तो देखिए ध्यान से, जैसे इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल रहा हूं मैं, ए पॉइंट पे, ठीक है। तो ए पॉइंट पे मैंने ईडी का फॉर्मूला लगाया, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। तो नीचे आपको कितने सेगमेंट दिख रहे हैं, मेरे को तो एक ही डब्बा दिख रहा है, एक ही लाइन दिख रही है। हाँ जी, तो इस वजह से मैं ऊपर लिख दूंगा एक, क्योंकि नीचे ऊपर क्या लिखते हैं, लोअर सेगमेंट। अब नीचे क्या लिखना है, अपर सेगमेंट। अपर मतलब ऊपर वाले सेगमेंट। ऊपर में कितने सेगमेंट दिख रहे हैं, कितनी लाइन दिख रही है, यहाँ पे मेरे को एक दिख रही थी, लेकिन अगर ऊपर देखे जाओ तो इस अर्क के अंदर, इस लाइन के अंदर कितनी लाइन दिख रही है ऊपर, ये एक, ये 2 और ये 3, यानी कि मेरे को ऊपर 3 वैल्यू दिख रही है। तो यानी कि 1/3, इसका आंसर आ गया लगभग 0.3 समथिंग, 3 बार। सिंपल भाई, नीचे में एक मौका और। आगे चलते हैं, मैं निकाल रहा हूं इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी, ईडी निकाल रहा हूं इस पॉइंट पे। तो फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। नीचे कितनी लाइन है, 1 2, तो 2 लाइन नीचे, तो मैंने ऊपर लिख दिया 2। अब ऊपर कितनी लाइन है, ऊपर भी 2 है, यानी कि नीचे 2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, 1। इसको बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक, और ईडी इज इक्वल टू 0.3 बार, यानी कि इन इलास्टिक, बेलोचदार। आसान है। आगे चलते हैं। हाँ जी, अगर आपका पॉइंट ये वाला आ रहा है, इस पॉइंट में यानी कि सी पॉइंट पे अगर निकाले तो यहाँ पे क्या बनेगा, नीचे लोअर सेगमेंट कितना है, कितना है, कितना है, हाँ भाई नीचे है 1 2 3 सेगमेंट है नीचे, तो ऊपर क्या लिखेंगे 3, और ऊपर कितना है 1, तो 1 से 3 को काट दिया, कितना आ गया आपका आंसर 3, यानी कि ईडी क्या हो गया, 1 से ज्यादा। ईडी क्या हो गया, 1 से ज्यादा। आसान है। इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक। सिंपल भाई। हाँ, आप चाहो तो इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हो। इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, नीचे कितने, नीचे 0, तो ईडी क्या कैसे निकलेगा, ऊपर 0 आ जाएगा। ऊपर कितने, ऊपर है 1 2 3 4, ऊपर कुछ भी हो, कितने भी हो, अगर 0 आ रहा है ऊपर, मतलब नीचे कुछ भी हो, तो ऊपर अगर 0 आ रहा है तो आंसर क्या हो जाता है, 0। सिंपल। अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 4 4 है, यानी कि ऊपर 4 लिखेंगे, ऊपर कितने 0, तो यानी कि नीचे 0 लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक। आसान है। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड यूज करते हुए आप ऐसे निकालोगे इलास्टिसिटी। अगर आपको ग्राफिकल मेथड का बोलता है यूज करना है, या फिर जिसको बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, तो आप इस तरीके से आप निकालोगे इलास्टिसिटी वहां पे न्यूमेरिकल्स के अंदर। आगे चले, बढ़िया। आगे चलते हैं, लास्ट आता है अर्क इलास्टिसिटी। सिंपल भाई। हाँ जी, जो मैंने पहले न्यूमेरिकल्स करवाए थे, मैंने 4 फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, जो कि ईडी के 2 थे और परसेंटेज डेल्टा क्यू का 1, और मैंने बोला था अगर आपको न्यूमेरिकल की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है भाई। हाँ जी, वो पूरा मेथड यूज होगा इसके अंदर, अर्क इलास्टिसिटी के अंदर। वो सारे न्यूमेरिकल जो मैंने करवाए हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल इसके अंदर यूज होंगे। आसान भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में, मतलब इनटू में पी अपॉन में क्यू। सिंपल सिंपल बता देता हूँ, वैसे ही क्या था इसके अंदर, डेल्टा क्यू अगर क्वांटिटी में चेंज ज्यादा हो रहा है तो इसको बोलेंगे इलास्टिक, अगर क्वांटिटी में चेंज कम हो रहा है तो बोलेंगे इन इलास्टिक, और अगर क्वांटिटी में चेंज उतना ही हो रहा है जितना प्राइस में चेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। सिंपल भाई, क्वांटिटी में चेंज उतना ही हो रहा है जितना उसमें हो रहा है, तो इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखो प्राइस क्या था, प्राइस बढ़ा भी दो, प्राइस को हटा भी दो, तब भी क्वांटिटी वहीं पे है, क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा, प्राइस में तो चेंज हो रहा है मगर क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा। इस वजह से क्या बोलेंगे, ईडी क्या है, अगर क्वांटिटी में चेंज ना हो तो ईडी क्या है, 0। इसको बोलते हैं इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार। अच्छा, यहाँ पे जितना प्राइस में चेंज है उतना ही किस में चेंज है, क्वांटिटी में चेंज है, यानी कि ईडी क्या हो जाएगा 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। और यहाँ पे क्या है, प्राइस में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, क्वांटिटी कभी बढ़ जा रही है कभी घट जा रही है, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है मगर प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, यानी अगर क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो इसको बोलते हैं इलास्टिक।
लोचदार, यानी कि ईडी क्या होगा, एक से ज्यादा। आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा नहीं, बल्कि प्राइस में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि क्वांटिटी हो जाएगी इन्फिनिटी, ईडी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। सिंपल भाई, ये 3 मेथड है जिस तरीके से आप अपना निकाल सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ भाई, तो आगे नोट कर लो फटाफट से। तो भाई अब आपका ये लास्ट टॉपिक रह गया जिसका नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। ये नया टॉपिक है, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी है क्या चीज? वैसे अभी तक आपने जितना ही पढ़ा ना, ये पढ़ा था आपने प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में कितना चेंज आता है, ये शो करती है इलास्टिसिटी, जिसका हमने फॉर्मूला भी याद किया था ईडी का, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी गुणा में पी अपॉन में क्यू। ये फॉर्मूले हैं इलास्टिसिटी के। बात आती है यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या आती है? इनकम में चेंज होने की वजह से किसी भी चीज की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उसको शो करना है इनकम इलास्टिसिटी का काम। सिंपल है, यानी कि बस यहाँ पे जो हम प्राइस यूज कर रहे थे, इस बार आपको इनकम यूज करनी है। इस बार क्वेश्चन वाला इनकम के हिसाब से क्वेश्चन देगा, तो यहाँ पे इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी नहीं आएगा, पी की जगह इनकम आएगा। इनकम को मैं बोलता हूँ भाई वाई, तो मैं परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा वाई लिखूंगा। कई बार आपकी बुकों में एम लिखा होगा मनी, तो आप मनी लिख सकते हो, ठीक है भाई। हाँ जी, मैं फिलहाल वाई लिखूंगा तो फॉर्मूले वाई के हिसाब से। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला क्या ऐसे चेंज हो जाएगा, वो परसेंटेज सॉरी डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी की जगह डेल्टा पी नहीं आएगा, क्या आएगा, डेल्टा वाई इनटू में पी की जगह क्या आ जाएगा, वाई अपॉन में क्यू। ये फॉर्मूले बनेंगे इनकम के हिसाब से, यानी जहां पे आप प्राइस यूज कर रहे थे वहां पे क्वांटिटी आ जाएगी और उसके हिसाब से आपको इलास्टिसिटी निकालनी पड़ेगी, जिसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी। आसान है, आंसर वैसे ही रहेगा। अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है तो वो इलास्टिक, अगर आपका आंसर 1 से कम आ रहा है तो वो इन इलास्टिक, बिलोचदा। आगे चलते हैं, इसका क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी आपने सुना होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स की वजह से हमारी चीजों की डिमांड में इफेक्ट पड़ता है। यानी कि सोचिए, अगर रिलेटेड गुड्स वाले ने अगर प्राइस ज्यादा कर दी है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स वाले, मैं मान लो मैं बेचता हूं आपको जूते, ठीक है, और कोई बगल वाला चप्पल बेच रहा है, तो उसकी चप्पल जो बिक्री है वो 150 में है, लेकिन मैंने जो दुकान खोली है वो 100 रुपए में खोल दी जूतों की दुकान, तो ज्यादातर लोग उसकी दुकान पे नहीं जाएंगे, ज्यादातर लोग मेरे पास आएंगे, क्योंकि 100 रुपए में जूते दे रहा है बंदा, 150 रुपए में चप्पल लेने से अच्छा जूते ले लो, बैठ रहा है वो। सिंपल भाई, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी? क्योंकि मेरे चीजों के प्राइस ने उसकी डिमांड क्या कर दी, अफेक्ट कर दी, और उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या उसने प्राइस में चेंज किया? नहीं, प्राइस उसके उतने थे जितने पहले थे, लेकिन मेरी चीजों के प्राइस कम होने की वजह से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह के जो गुड्स होते हैं, या फिर इस तरह की जो आप देखते हो कि डिमांड में चेंज हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, कभी घट रही है, दूसरों चीजों की वजह से, दूसरे गुड्स की वजह से, इस वजह से जो इलास्टिसिटी निकल के आती है उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। यानी कि यहाँ पे दो चीजों का काम होगा, दो गुड्स का बात होगी, एक तो गुड्स होगा एक्स, एक गुड होगा वाई। एक के प्राइस में चेंज हो रहा होगा और दूसरे की क्वांटिटी में चेंज हो रहा होगा। अभी तक आप देख रहे थे कि एक ही चीज थी, उसी के प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो चेंज कर रहा है उसकी क्वांटिटी डिमांड को, या फिर जो इनकम है वो डिमांड को चेंज कर रही है। लेकिन इस बार जो है वो एक गुड्स के प्राइस दूसरे गुड्स की डिमांड को चेंज कर रहे हैं, तो इस वजह से क्वांटिटी में अलग गुड्स आएंगे और प्राइस में अलग गुड्स। फॉर्मूले वही हैं, यानी कि फॉर्मूले क्या है, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। बस यहाँ पे क्वांटिटी एक्स की हो जाएगी और प्राइस किसका होगा जाएगा, वाई का। आसान है। इसी तरीके से जब आप दूसरा फॉर्मूला लिखोगे तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी किसकी है, एक्स की, क्वांटिटी किसकी, एक्स की, और प्राइस किसके हैं, वाई वाले। आसान है, यानी कि वाई के प्राइस में चेंज होने की वजह से एक्स की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उसको शो करेंगे भाई क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। आसान है। अगर आपको डाउट हो रहे हैं भाई न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए कमेंट करिए फटाफट से, जल्दी से जल्दी। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वीडियो बनेगी न्यूमेरिकल्स की। हाँ भाई, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, एक आर्क इलास्टिसिटी। देखो मैंने पहले करवा चुका हूं आर्क इलास्टिसिटी, अभी भी बताया था। आर्क इलास्टिसिटी में एक छोटा सा पॉइंट रह गया जो कई बार पेपर में आ जाता है। आर्क इलास्टिसिटी में क्या होता है, जैसे कि आपको दे दिया ये डिमांड करो, बोल रहा है आपको ए पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है ए और जो ये वाला पॉइंट है बी, आपको दोनों के बीच की इलास्टिसिटी निकालनी है। आर्क इलास्टिसिटी ये बोलते हैं। एक पॉइंट नहीं है यहाँ पे दो पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, बस दोनों को जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इलास्टिसिटी निकालना सीखा है, ईडी का फॉर्मूला क्या हो गया, ईडी का फॉर्मूला आपने सीखा है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी गुणा में पी अपॉन में क्यू। सिंपल भाई। हाँ जी, मैं इसको प्राइस वन, प्राइस मतलब क्वांटिटी वन मान लेता हूं। अच्छा भाई, इसके बाद आपको इसके साथ जोड़ देना है क्या, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में
प्राइस टू और क्वांटिटी भी टू, यानी कि ये जो प्राइस और क्वांटिटी है ये ए का, और ये जो प्राइस क्वांटिटी है ये किसका हो गया, बी का। बस आपको जोड़ देना है दोनों को। तो अब ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। मैंने कॉमन ले लिया ये वाला और ये वाला दोनों इक्वेशन में से, मतलब इस पूरे में से ये कॉमन और इस पूरे में से ये कॉमन ले लिया मैंने बाहर। तो अंदर क्या क्या बच गया, ये बच गया P1 प्लस में P2 अपॉन में Q1 प्लस में Q2। ठीक है भाई, ये खाली समझाने के लिए, कभी तुम गुस्सा हो जाओ और तुम बोलो कि भाई तुमने अलग अलग कैसे कर दिया, ये P1 अपॉन में P मतलब P1 अपॉन में Q1 और आएगा यहाँ पे आएगा P2 अपॉन में Q2। खाली ये समझाने के लिए, मेन फॉर्मूला जो बनाया वो केवल ये वाला बनाया नीचे वाला। हाँ भाई, यानी डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P1 प्लस में P2 अपॉन में Q1 प्लस में Q2। सिंपल बात है, बस आपको इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला मेन है। मेरे को पता भाई, मेरे को आते हैं न्यूमेरिकल्स कि वो ऐसे करके अपॉन में कि दोनों के एलसीएम लेके प्लस होंगे, लेकिन भाई आपको इस तरह पे ध्यान नहीं देना, आपको इस पे ध्यान देना है। मेन फॉर्मूला ये है नीचे वाला, आसान है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे दोनों को जोड़ के करना है। इलास्टिसिटी जो निकालनी है वो दोनों की निकालनी है एवरेज करके, कि एवरेज इलास्टिसिटी किसकी आएगी, कितनी आएगी, ए की और बी की। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आर्क इलास्टिसिटी के टाइम पे, जब 2 पॉइंट के हिसाब से दे रखा हूँ। बाकी अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। जैसे कि पहला, ये वाली डायग्राम दे रखी है आपको, ये वाला डायग्राम, और मैंने आपको सिखा रखा है पहले से ही, अगर आपका स्टीपर डायग्राम हो, मतलब थोड़ा खड़ा सा डायग्राम हो, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज थोड़ा होता है। और अगर यहाँ पे इसकी जगह अगर आपका फ्लैटर डायग्राम हो, तो फ्लैटर डायग्राम में क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी ऐसे डायग्रामों में क्वांटिटी में चेंज कम होता है, और लेटे हुए डायग्रामों में क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होता है। जो खड़े डायग्राम है यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज कम होता है, इसलिए बोलते हैं इसे इन इलास्टिक, बेलोचदार। और यहाँ पे क्वांटिटी में ज्यादा होता है चेंज, इस वजह से इसे बोलते हैं इलास्टिक, लोचदार। सिंपल भाई। हाँ जी, अब आपको इनमें से बताना है कौन सा इलास्टिक है, कौन सा इन इलास्टिक है। फॉर एग्जांपल, इन दोनों में से लेटा हुआ कौन सा है ज्यादा, ये वाला ज्यादा लेटा है या फिर ये वाला ज्यादा लेटा हुआ है। सोचो, मैं लेटने जा रहा हूं तो मेरे को लेटने के लिए जमीन पे पूरा लेटना पड़ेगा ना, तो कौन जल्दी लेट पाएगा। बस सोचिए, ये वाला पहले लेटेगा या फिर ये वाला पूरा पहले लेटेगा। ये तो भाई अभी दूर है, ये पहले इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर धीरे धीरे करके लेटने जाएगा। ये तो बस इतने पे आ ही चुका है ऑलरेडी, ये बस इतने पे आ जाएगा, लेट जाएगा। यानी कि ये वाला ज्यादा स्टीपर है, ये वाला थोड़ा ज्यादा लेटा हुआ है उसके मुकाबले, ये लगभग खड़ा सा है और ये थोड़ा लेटा हुआ ज्यादा है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक। यानी कि इसका ईडी जो होगा, ईडी इसका 1 से ज्यादा हो जाएगा और इसका ईडी क्या हो जाएगा, 1 से कम। सिंपल भाई। हाँ जी, इस तरीके से यही वाला डायग्राम दोबारा देख लो, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, फिर दोबारा उसके हिसाब से। अब देखिए, दोनों तो एक ही पॉइंट पे हैं, दोनों तो एक ही पॉइंट पे, तो कौन सा ज्यादा लेटा हुआ है आपके हिसाब से, क्या लग रहा है आपको, कौन सा ज्यादा लेटा हुआ है आपके हिसाब से। दोबारा सुनिए, अब दोनों ही एक ही पॉइंट पे, तो दोनों को लेटने में उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लगने वाला था, उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लगने वाला था। लेकिन देखिए, ये थोड़ा सा खड़ा, ये मतलब ये थोड़ा ज्यादा लेटा भाई, और ये क्या है, थोड़ा सा खड़ा सा है। भैया इस तरीके से कैसे कह सकते हो आप, भाई ये देख लो खुद ही अपने हिसाब से, लेटा हुआ ऐसे होता है, खड़ा हुआ क्या होता है, थोड़ा सीधा सा खड़ा होता है। तो देखो ये थोड़ा ज्यादा खड़ा है, ये ज्यादा खड़ा है या फिर ये ज्यादा खड़ा है, आपके हिसाब से देखो ये थोड़ा ज्यादा लेटा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे ईडी इसका 1 से ज्यादा है और इसका ईडी 1 से कम है। क्यों, क्योंकि इसकी टांगे वहां तक पहुंच चुकी है, इस ये धीरे धीरे आगे पहुंचेगा तब जाके लेटेगा ना पूरा। ये लेटने के लिए क्या करेगा, पहले अपनी टांगों को आगे पहुंचाएगा धीरे धीरे, ये जितने जल्दी पहुंचा देगा उतनी जल्दी आगे, मतलब ऊपर से गिर जाएगा सर। मान लो जैसे पेड़ खड़ा हुआ है, ये पेड़ है, अब मैं यहाँ से खींचूंगा तभी तो ये ऊपर वाली चीज नीचे आएगी, तो मैं यहाँ से जब खींचूंगा तो फिर इसको कम खींचना पड़ेगा, इसको ज्यादा खींचना पड़ेगा, इस वजह से ये जल्दी चांसेस इसके गिरने के, ये लेटने के, इसलिए ईडी क्या हो जाएगा वहां से 1 से ज्यादा, और इसका ईडी क्या है 1 से कम। आगे चलते हैं, इन दोनों में से कौन सा लेटा हुआ है, एक तो ये वाला डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा लेटा हुआ है। देखिए ध्यान से, ये तो खड़ा हुआ है साफ साफ दिख रहा है, और ये लेटा हुआ है, यानी कि इसका ईडी हो गया 1 से ज्यादा और इसका ईडी हो गया 1 से कम। आसान है भाई। इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल से आपको डायग्राम दे देगा या फिर आपको बोल देगा इलास्टिसिटी निकालने के लिए, तो आपको इलास्टिसिटी निकालनी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। और फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ सकता है। ठीक है भाई। हाँ भाई, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे अगर आपको चाहिए नोट्स हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो इकोनॉमिक्स के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इकोनॉमिक्स के नोट्स क्या ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो फिर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना पक्का भाई, पक्का हम सोचेंगे उस टाइप को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की। इसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई चैनल वर्थफुल है तो फिर आप एक बार सब्सक्राइब करके जाना, बाकी आपकी इच्छा है, बाद में कर दियो आराम तक के हो जा रही है। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। टाटा बाय बाय।